हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फ्रेंड नमीश निगोतिया एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस फॉर एवरीवन। दोस्तों, लॉ में कोई भी जब सूट, एप्लीकेशन, अपील, रिवीजन, रेफरेंस, रिव्यू पेश करते हैं तो एक पीरियड ऑफ लिमिटेशन होती है और आप उसी पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंतर्गत अपना रेस्पेक्टिव सूट या केस फाइल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत समय बाद याद आया कि मुझे इस बात का सूट करना है, इस बात का केस करना है और आप कभी भी जब आपका मर्जी पड़े तब आपने केस फाइल कर दिया। तो लॉ में एक लिमिटेशन एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम है द लिमिटेशन एक्ट 1963। जैसा इस एक्ट का नाम है कि आप कोई भी सूट, कोई भी अपील, कोई भी रेफरेंस, रिवीजन को एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत ही कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अब इससे पहले कि हम ये डिस्कस करें कि किस सूट का क्या पीरियड ऑफ लिमिटेशन होना चाहिए, मैं आपको कुछ जनरल टिप्स देना चाहूंगा। सबसे पहले, आप मेरा यदि चैनल सब्सक्राइबर नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो उनको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लिमिटेशन एक्ट के बारे में जो जनरल टिप्स हैं वो ये हैं कि यदि इसमें टोटल कंटेंट्स जो हैं वो सेक्शन 32 है और आर्टिकल टोटल 137 है। यदि किसी दिन कोर्ट क्लोज होता है और लिमिटेशन एक्सपायर हो रही है तो वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन में काउंट की जाएगी। सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले बनाया गया है कि यदि आप डेफिनेट पीरियड में आप वो अपील या एप्लीकेशन पेश नहीं कर पाते हैं और यदि आपके पास कोई रीजनेबल कॉज है और डे टू डे एक्सप्लेनेशन है उस डिले का, तो उस डिले के साथ आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट अपील और एप्लीकेशन पर लागू होता है, ओरिजिनल सूट की लिमिटेशन में यह लागू नहीं होता है। मतलब यदि कोई दावा करने की मियाद है तो वो मियाद वही रहेगी। आप सेक्शन 5 कंडोनेशन ऑफ डिले के साथ उस ओरिजिनल सूट को फाइल नहीं कर सकते। आज के इस वीडियो में हम 10 इंपॉर्टेंट तरह के सूट जो अकाउंट्स और कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं उनके पीरियड ऑफ लिमिटेशन की स्टडी करेंगे और वो कब कॉज ऑफ एक्शन से कब तक पेश किए जा सकते हैं इस बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला है, बाय ए प्रिंसिपल एजेंट हिज फॉर मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय द लेटर एंड नॉट अकाउंटेड फॉर। इसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 3 इयर्स और जब वो अकाउंट्स सेटल करने की बात हो उससे लेकर 3 इयर्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि कोई प्रिंसिपल एजेंट ने यदि काम किया हो और उसने पैसा ले लिया हो प्रिंसिपल के बिहाफ पर और अकाउंट सेटल नहीं किए गए हो तो प्रिंसिपल अपना पैसा कब तक मांग सकता है? 3 साल तक मांग सकता है। कब से मांग सकता है? जब से वो अकाउंट सेटल नहीं किए हो तब से, या हिसाब नहीं दिया हो तब से। बड़ा सिंपल बात है। बड़ा सिंपल ये बात है कि किसी सेठ ने किसी को एजेंट को रखा, सर्वेंट को रखा और उसने उसके बिहाफ पर पैसा ले आया बिजनेस ट्रांजैक्शन में और उसने अपने सेठ जी को पैसे जमा नहीं कराए, तो वो सेठ जी 3 साल के अंदर अंदर तक उस पैसे की डिमांड कर सकते हैं। आर्टिकल 4 जो है वो कहता है अदर सूट बाय प्रिंसिपल अगेंस्ट एजेंट फॉर नेग्लेक्ट और मिसकंडक्ट। कोई एजेंट नेग्लेक्ट करे और मिसकंडक्ट करे तो प्रिंसिपल कब तक उस सूट को कर सकता है? 3 साल तक कर सकता है। कब से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट होगा? जब उसने नेग्लेक्ट किया या मिसकंडक्ट किया और वो प्लेंटिफ को मालूम हो गया। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहां पर कार्य करता है और वो उस तरह से वर्क को परफॉर्म नहीं किया प्रिंसिपल जस्ट के डायरेक्शन के अनुसार, तो 3 साल तक जो भी वो उसका सूट करेगा, उसको कोई बिजनेस में लॉस हो गया तो सूट करेगा तो उसकी पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 5। ये है फॉर एन अकाउंट एंड ए शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ ए डिसॉल्व पार्टनरशिप। एक पार्टनरशिप फर्म है, वो डिसॉल्व हो गई। अब उसके जो पार्टनर्स हैं वो एक जने, वो प्रॉफिट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, किसी के पास प्रॉफिट रह गया, कैश पैसा रह गया, तो रिमेनिंग पार्टनर्स कब तक उस पार्टनर पे जिसके पास पैसा है, माल है, उस पर दावा कर सकते हैं। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 3 साल। कब से? द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जिस दिन वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई या भागीदारी फर्म भंग हुई उससे 3 साल तक। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 फॉर द प्राइस ऑफ वर्क डन बाय द प्लेंटिफ फॉर द डिफेंडेंट एट हिज रिक्वेस्ट व्हेन नो टाइम हैज बीन फिक्स्ड फॉर पेमेंट। यदि डिफेंडेंट ने, प्लेंटिफ ने कोई कार्य किया डिफेंडेंट की रिक्वेस्ट पर, किसी ने, डिफेंडेंट ने कहा प्लेंटिफ से कि आप मेरा कार्य कर दीजिए, उसने कार्य कर दिया और उसने पैसा नहीं दिया जबकि कोई डेट फिक्स भी नहीं है, तो कार्य पूरा हो जाए उससे 3 साल तक वो पैसे की डिमांड कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 19 फॉर मनी पेएबल फॉर मनी लेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उधार पैसा दिया और वो पेमेंट करना है पर वो पेमेंट नहीं कर रहा है तो फिर क्या करे?
3 साल तक ही आप रिकवरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उधार तो दिया था बहुत समय पहले और आपने उसकी रिकवरी नहीं की और वो कभी भी 10 साल 15 साल बाद उसकी आप रिकवरी करेंगे। तो व्हेन द लोन इज मेड, कॉज ऑफ एक्शन कब स्टार्ट होगा? व्हेन द लोन इज मेड, जबकि लोन दिया गया हो उससे 3 साल की अवधि के अंतर्गत। अब है नेक्स्ट आर्टिकल 21, फॉर मनी लेंड अंडर एन एग्रीमेंट दैट इट शेल बी पेएबल ऑन डिमांड। इसका क्या मतलब हुआ? ऐसा उधार दिया गया एक एग्रीमेंट के तहत कि तब दिया जाएगा जबकि डिमांड किया जाएगा, तब रीपेमेंट किया जाएगा, और जब लोन दिया गया उस दिन से 3 साल की अवधि के अंदर रिकवरेबल है, ऐसा एग्रीमेंट किया गया है। तो नेक्स्ट है आर्टिकल 22, ऑन ए बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट पेएबल एट ए फिक्स्ड टाइम आफ्टर डेट। कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है या कोई प्रोमिसरी नोट है, जैसा बाजार में हुंडियां चलती है, प्रोमिसरी नोट चलता है और उस पर लिखा जाता है कि इतने समय में आपको पैसा देना है। तो जब उसमें कोई फिक्स टाइम कर दिया गया, उससे 3 साल के अंदर अंदर कोई जो डेट फिक्स है रीपेमेंट की, पर रीपेमेंट नहीं किया गया, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर कॉज ऑफ एक्शन कब अराइज होगा? व्हेन द बिल और नोट फॉल्स ड्यू, मतलब जिस दिन डेट ड्यू हो जाता है, ड्यू डेट आ जाती है, उससे विद इन 3 ईयर्स आपको केस फाइल करना है। ऐसा नहीं कि आप कई साल बाद उस प्रोमिसरी नोट को लेकर कोर्ट में जाए, तो प्रोमिसरी नोट तो कोर्ट ये कहेगी कि ये बार्ड बाय लिमिटेशन है। इसके बाद है आर्टिकल 44A ऑफ द लिमिटेशन एक्ट, ऑन ए पॉलिसी ऑफ इंश्योरेंस व्हेन द सम इंश्योर्ड इज पेएबल आफ्टर प्रूफ ऑफ द डेथ हैज बीन गिवन टू और रिसीव्ड बाय द इंश्योरर। इसका क्या मतलब हुआ? कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली और उसकी डेथ हो गई, तो उसके लीगल हेयर्स ने उस इंश्योरेंस अमाउंट का, जो सम इंश्योर्ड है, उसका केस करना है रिकवरी के लिए। कब तक कर सकते हैं? डेथ रिपोर्ट होने के 3 साल बाद तक, जब वो डेथ का पता इंश्योरेंस को पड़े, इंश्योरर को पड़े, उसके 3 साल के अंदर अंदर आप उस इंश्योरेंस अमाउंट का क्लेम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 52, फॉर एरियर्स ऑफ रेंट। जो ऋण, जो किराया बकाया हो जाता है, जैसे मान लीजिए मकान मालिक और किराएदार में कोई विवाद चल रहा है और वो कई साल से किराया नहीं दिया और मकान मालिक ने 8 साल की रिकवरी का केस किया किराए का, तो वो नहीं कर सकता। वो रिकवर केवल 3 साल तक का ही, पिछले 3 साल तक का ही किराया कर सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको नोट कीजिए सभी, क्योंकि कई बार कहते हैं कि उसने 5 साल से, 4 साल से, 10 साल से किराया नहीं दिया, तो आपको 3 साल के अंदर अंदर रिकवर करना चाहिए था एरियर्स ऑफ रेंट को, और आप पिछला 3 साल का ही रिकवर कर पाएंगे एरियर ऑफ रेंट। इसके बाद आज हम लास्ट जो स्टडी कर रहे हैं द लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 55 की, वो है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा केसेस होते हैं, किसी ने जमीन बेचने का इकरार किया और बेचने वाले ने बाद में जो है एडवांस भी ले लिया और बाद में उसने जमीन नहीं बेची या खरीदने वाले ने नहीं खरीदी, तो ऐसा उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराने के लिए 3 इयर्स पीरियड ऑफ लिमिटेशन दी गई है। उसको 3 साल में ही आप उसको परफॉर्मेंस करा सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट की। और कब है द डेट फिक्स्ड फॉर परफॉर्मेंस? जैसा कि मान लीजिए 1 जनवरी 2021 को कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसका परफॉर्मेंस उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होना था 1 जून 2021 को, तो 1 जून 2021 से 3 साल की पीरियड ऑफ लिमिटेशन है। इसके बाद आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं। तो आज का वीडियो लिमिटेशन के बारे में। धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।